नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त दुष्यंत कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हॉरर वॉल्ट पॉडकास्ट पर। हम आपके लिए एक और कहानी लेकर आए हैं। अगर आप हॉरर कहानी सुनने के शौकीन हैं तो ये चैनल आपके लिए है। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। मेरा पूरा बचपन ज्यादातर मेरे दादाजी के साथ बीता है। माँ पापा दोनों काम पर चले जाते थे। दादी अधिकतर बीमार रहती थी तो हमेशा अकेली अपने पलंग पर लेटी रहती थी। लेकिन दादाजी थे जो मुझे होमवर्क कराते थे और अक्सर रातों को मुझे सुलाने के लिए कहानियां सुनाया करते थे। लेकिन एक बार उन्होंने हमें एक ऐसी कहानी सुनाई जो उनके साथ घटी थी, जिसे सुनकर हम सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। ये बात तब की है जब मैं 8वीं क्लास में था। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और मेरे बुआ जी के बच्चे भी हमारे घर रुकने के लिए आए हुए थे। दादाजी, आप हमेशा मुझे बच्चों वाली कहानी सुनाते हो, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए आज आप हम सबको कोई हॉरर स्टोरी सुना तो दूंगा। लेकिन अगर फिर तुम लोगों को नींद नहीं आई तो मुझे मत कहना। बात तब की है जब मैं 2021 साल का था। उस जमाने में लोग कम ही पढ़ते लिखते थे, लेकिन मेरे पिताजी स्कूल में मास्टर थे, इसीलिए उन्होंने मुझे भी अच्छी तरह पढ़ाया। मैं हॉस्टल रहकर अपनी कॉलेज की पढ़ाई करता था। तुम लोगों की तरह मेरी भी गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी, इसलिए मैं हॉस्टल से अपने गांव के लिए निकल गया। मेरे पास एक स्कूटर था और हॉस्टल भी घर से लगभग 3 घंटे की दूरी पर था। उस समय बस बहुत ही कम होती थी, तो मैंने सोचा स्कूटर से ही निकल जाता हूँ। शाम होने तक घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन रास्ते में स्कूटर का टायर पंचर हो गया और उसे ठीक करवाने के लिए मैकेनिक को ढूंढते ढूंढते ही बहुत समय लग गया। अरे साहब, आपका स्टर का एक नहीं, दोनों टायर पंचर हैं, दोनों ही बदलने पड़ेंगे। हाँ ठीक है, बदल दो। अच्छा होता कि मैं बस में ही आ जाता, इतना टाइम तो बर्बाद ना होता मेरा। वैसे अभी आप कहाँ रहे हो साहब? शाम हो रही है, अंधेरा भी हो गया है। मेरी मानो तो यहाँ एक धर्मशाला है, रात को वहां पर रुक जाओ। आगे पूरी खेत खलियान है और रात के समय ऐसी जगह से गुजरना अच्छा नहीं होता। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, आगे बस 1 घंटे का रास्ता है, पहुंच जाऊंगा। ठीक है साहब, मेरा फर्ज था आपको बताना, बाकी तो आपकी मर्जी चलेगी। मैकेनिक ने मेरा स्कूटर ठीक किया और मैं अपना स्कूटर लेकर गांव की ओर निकल गया। मैं काफी देर से स्कूटर चला रहा था। ऐसा लग रहा था मानो मुझे स्कूटर चलाते हुए ना जाने कितने घंटे बीत गए हों, लेकिन गांव था कि आने का नाम ही नहीं ले रहा था। अरे अरे यार, ये हो क्या रहा है? इतनी देर से स्कूटर चला रहा हूं, अंधेरा भी इतना गहरा हो गया है, लेकिन काम है कि आने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं थोड़ी दूर और चला, लेकिन ऐसा लग रहा था कि रास्ता लंबा होता जा रहा है। मैं बड़ा ही परेशान हो गया। तभी मेरी बाइक की हेडलाइट से मुझे थोड़ी आगे खड़ी एक औरत दिखाई दी। उसे शायद कहीं जाना था, लेकिन उस रास्ते पर कोई गाड़ी नहीं जाती थी। मुझे कहा उसे किसी मदद की जरूरत है। उसने मेरी तरफ हाथ किया तो मैंने स्कूटर को रोक दिया। उसने लाल रंग की एक साड़ी पहनी थी। दिखने में वह मेरी ही उम्र की लग रही थी। उसका चेहरा खूबसूरत तो था, लेकिन कोई अजीब सी बात थी। उसके चेहरे में ऐसा लग रहा था कि जो ये दिख रही है वह यह है नहीं। अच्छा हुआ कि आपने स्कूटर रोक लिया। मेरे पति की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उन्हें अस्पताल लेकर जाना है, लेकिन कोई भी साधन नहीं है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ठीक है, घर अंदर की तरफ है। मेरे घर पर मेरे पति के अलावा और कोई नहीं है, इसलिए उन्हें लाने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। ठीक है, लेकिन यह तो पूरा जंगल और खेत का इलाका है, यहाँ पर आपका घर कैसे है? आप मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही? मैं आपके साथ मजाक क्यों करूंगी? जब मैं कह रही हूं कि मेरे पति की तबीयत खराब है, तो भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। हम दोनों किसान हैं और हमारे पास रहने के लिए बाहर जगह नहीं थी, तो खेत के बीच में ही घर बना लिया। अब आप चलिए। मुझे लगा कि शायद वह सच कह रही है। मैं अपनी स्कूटर को साइड पर लगाकर उसके साथ जाने लगा। मुझे लगा कि उसका घर आसपास ही होगा, लेकिन जब मैं खेत के अंदर गया तो वहां मुझे कोई घर नहीं दिखा। यहाँ पर तो मुझे दूर दूर तक कोई भी घर दिखाई नहीं दे रहा। और आप कह रही हो कि आप यहाँ पर रहती हो। जब मैं कह रही हूँ कि मैं यहाँ पर रहती हूँ, तो इसका मतलब यही होगा ना कि मैं यहाँ पर रहती हूँ। तुम बार बार मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? अभी तक मेरे मन में ज्यादा कोई अजीब बात नहीं आई थी, लेकिन चलते चलते जैसे ही मेरा ध्यान उस औरत के पैरों की तरफ गया, तो मेरे हलक में मेरी जान अटक गई। साड़ी के नीचे से उसके पैर साफ दिखाई दे रहे थे। चांद की रोशनी उन पर पड़ी तो मैंने देखा कि उसका पंजा पूरा उल्टा उड़ा हुआ था। उसे देखते ही मैं समझ गया कि यह कोई औरत नहीं,
बल्कि रात को भटकने वाली कोई शक्ति है। मैं चाह रहा था कि इस समय या तो मुझे जमीन निकल जाए या आसमान मुझे खा जाए, क्योंकि जाने अनजाने में मैं खुद ही मौत के मुंह में चला गया था। तभी वह अचानक बोली, तुम जानते हो ना कि रात के समय ऐसे रास्तों से जाना कितना खतरनाक है। कोई भी शक्ति रात के इस पहर तुमसे टकरा सकती है। क्या पता कोई चुड़ैल या कोई डंकिनी तुमसे टकरा जाए। क्या नहीं? नहीं, मैं इन सब बातों में नहीं मानता। खैर, हमें जल्दी आपके घर जाना चाहिए। आपके पति की तबीयत खराब है। न उसे जवाब देते हुए मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और मेरे शब्द भी लड़खड़ा रहे थे। मैं बस मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि कैसे भी करके भगवान आज की रात मुझे इससे बचा ले। तभी अचानक पीछे से किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। वह मुझे दूसरी झाड़ियों की तरफ ले गया। मैंने देखा तो वह गांव का कोई आदमी था। वह तुरंत ही मुझे रोड की तरफ लेकर आया। थोड़ी दूर पर ही मेरा स्कूटर खड़ा था, तो मैं उस आदमी के साथ अपने स्कूटर की तरफ आ गया। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, जो इतनी रात को इस तरह खंड रही हो। जल्दी से स्कूटर को चालू करो और मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। मैं तो अच्छा भला अपने रास्ते से जा रहा था तुम्हारे चक्कर में। अभी मैं भी लपेटे में आ जाता। उस आदमी की बातों से मैं और डर गया। वो स्कूटर के पीछे सीट पर बैठा और मैं स्कूटर स्टार्ट करने लगा। लेकिन जैसे ही स्कूटर की हेडलाइट चालू हुई तो सामने का नजारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं इस हद तक डर गया कि मानो मेरे शरीर से मेरी आत्मा निकल जाएगी। वही लाल साड़ी वाली औरत मेरे सामने खड़ी थी और बड़े ही गुस्से में मेरी तरफ देख रही थी। स्कूटर स्टार्ट करने की हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी। तभी स्कूटर के पीछे बैठे उस आदमी ने कहा, अरे क्या कर रहा है, जल्दी से स्कूटर स्टार्ट कर। यहां पर रुककर मरने का इरादा है क्या? गांव का वह आदमी मेरे साथ था, इसीलिए मेरे अंदर वो हिम्मत आ गई और मैंने स्कूटर स्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने अपने स्कूटर के रियर मिरर में देखा तो स्ट्रीट लाइट की रोशनी मेरे मिरर पर पड़ रही थी और वो औरत पीछे से भागती हुई हमारी तरफ ही आ रही थी। अरे भैया, वह औरत तो हमारी तरफ ही आ रही है। अरे तुम बार बार उसकी तरफ मत देखो और अपने मन में हनुमान चालीसा का जाप करते रहो। उनके कहने पर मैं भी मन में हनुमान चालीसा का जाप करने लगा तो मेरे अंदर का डर थोड़ा कम हो गया। लेकिन फिर से मेरी नजर मेरे रियर मिरर पर पड़ गई और मैंने फिर से उसी औरत को अपने स्कूटर के पीछे भागते हुए देख लिया। इस बार मैं बहुत ज्यादा डर गया। तभी मेरा ध्यान आगे की तरफ गया, लेकिन मेरे आंखों के सामने वह नजारा इतना खतरनाक था कि मैं उस पर यकीन भी नहीं कर पा रहा था। मेरे स्कूटर के पीछे जो आदमी बैठा था उसका शरीर रोड पर पड़ा हुआ था और उसके शरीर पर हजारों कीड़े रेंग रहे थे। इससे पहले कि मैं खुद को संभाल पाता तभी मेरे कानों में एक आवाज पड़ी। मैंने कहा था ना कि मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें मदद की जरूरत है, तो तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? अब तुम्हें इसका अंजाम भोगना पड़ेगा। वो आवाज सीधे मेरे कानों में पड़ रही थी। मैंने हिम्मत करके अपने रियर मिरर में देखा तो वो औरत स्कूटर पर मेरे पीछे बैठी थी। मैं इतनी बुरी तरह डर गया कि मेरा पूरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं स्कूटर से नीचे गिर गया। तभी मेरे कानों में एक और आवाज पड़ी, अरे ये क्या कर रहे हो तुम रहने दो भाई, स्कूटर मैं चलाता हूं, तुम पीछे बैठो और बस मुझे रास्ता बताओ। ये सुनकर मेरी जान में जान आई कि अभी अभी मैंने जो देखा वो बस एक छलावा था। हम दोनों ने मिलकर जल्दी से स्कूटर उठाया और मैं स्कूटर के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। सतीश भैया ने स्कूटर चलाया और मैं उन्हें अपने घर का रास्ता बताता गया। लेकिन मैं रियर मिरर में साफ देख सकता था कि वह औरत अभी भी हमारे पीछे आ रही थी, लेकिन मैं हनुमान चालीसा का जाप करता जा रहा था। कुछ देर बाद हम मेरे घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही मैंने बहुत जोर से दरवाजा खटखटाया। माँ ने तुरंत ही दरवाजा खोल दिया। जैसे तो माँ मेरे आने की ही बाट जो रही थी, मैंने माँ को प्रणाम भी नहीं किया और सीधा घर के अंदर जाने लगा। तभी माँ ने मुझे रोकते हुए कहा, अभी अंदर मत आ, तेरे पिताजी कुछ लेकर आ रहे हैं। माँ ने मुझे दरवाजे के बाहर तो रोक लिया, लेकिन मेरे भीतर का डर बंधा हुआ था। पिताजी तुरंत ही एक बड़े से बर्तन के अंदर जलती हुई आग लेकर आए। उन्होंने उसे घर के बाहर चौखट पर रख दिया। अग्नि देवता को प्रणाम करके इस पर से लांग कर भीतर आ जा। पिताजी की बात सुनकर मेरे अंदर थोड़ी शांति आई। मैंने अग्नि देवता को प्रणाम किया और उस अग्नि को लांग कर घर के भीतर चला गया। तभी मैंने देखा कि माँ घर के बाहर की तरफ देखकर किसी को बहुत गुस्से में कुछ कह रही है। मैंने बाहर की तरफ देखा तो वही औरत हमारे घर के सामने के पीपल के पेड़ पर उल्टी लटकी हुई थी और हमारे घर की तरफ देख रही थी।
माँ ने उसे कुछ अपशब्द बोले और जलती हुई आग घर के बाहर छोड़कर ही अंदर आ गई। यह सब बुरी शक्तियां होती हैं जो तेरे पीछे लग गई थी। अच्छा हुआ हमने पहले ही सावधानी बरत ली। जय हो अग्नि देवता की। लेकिन इन बातों के बीच मैं यह भूल ही गया कि सतीश भैया भी तो मेरे साथ थे, मगर वो कहाँ चले गए? मैंने माँ से पूछा, माँ जब मैं घर आया था और तुमने दरवाजा खोला था तो मेरे साथ एक भैया भी तो थे, वो कहाँ पर चले गए? नहीं बेटा, तेरे साथ तो कोई भी नहीं था, तू तो अकेला ही था। माँ की यह बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि घर के बाहर स्कूटर तो सतीश भैया ने ही रोका था, और जब मैंने घर का दरवाजा खटखटाया तब भी वह मेरे साथ ही तो थे। फिर वो डंकी नहीं उन्हें अपने साथ ले गई, या भगवान ने उस रात किसी को मेरी मदद के लिए भेजा था? यह बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। आप लोगों को क्या लगता है, सतीश भैया उस रात मेरी मदद के लिए आए थे, या वो डंकिनी हमेशा के लिए उन्हें अपने साथ ले गई? अभी कुछ दिनों पहले ही राघव और नीलिमा की नई नई शादी हुई थी। शादी से पहले उन्हें एक दूसरे को जानने का समय ही नहीं मिला, इसलिए शादी के कुछ दिन बाद ही राघव उसे हनीमून पर मनाली ले आया। चारों तरफ कोहरा और बर्फ से ढकी हुई इमारतें, जिनका नजारा बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। दिन भर बर्फ की उन वादियों में घूमते हुए वह दोनों भी बहुत थक चुके थे। राघव चलो ना, होटल चलते हैं, मुझे बहुत थकान हो रही है। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। होटल रूम में वापस आकर नीलिमा खुद को रिलैक्स करने के लिए एक हॉट शॉवर लेने चली गई। वह अपने चेहरे को ऊपर की ओर उठाकर पानी की गर्म बूंदों से अपने चेहरे को धो रही थी कि तभी अचानक शावर से पानी की जगह गहरे लाल रंग के खून की बूंदें बहने लगी। शावर से बहते उस खून को देखकर नीलिमा डर के मारे चिल्लाने लगी। तभी शावर से बहता हुआ खून अचानक और तेज बहने लगा। नीलिमा ने डर के मारे जल्दी से उस शॉवर को बंद किया और कपड़े पहनकर बड़ी ही हड़बड़ी में बाथरूम से बाहर आ गई। अरे क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो बाथरूम में। बाथरूम में क्या? अरे हाँ, बाथरूम में तुम्हारे गाना गाने की आवाज आ रही थी। बहुत सुरीला गाती हो यार तुम। गाना गाना मैं, लेकिन मैंने तो कोई गाना गाया ही नहीं है। अरे मुझसे क्यों छुपा रही हो? खैर वो सब छोड़ो, जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर मैं तुम्हें डिनर के लिए लेकर चलता हूँ। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ भी समझ में क्यों नहीं आ रहा है। डिनर के लिए रेडी होने के लिए नीली माँ ने अपनी ग्रे कलर की साड़ी पहनी और शीशे के सामने बैठकर तैयार होने लगी। तभी शीशे में उसे अपने पीछे खड़ी एक काली परछाई दिखाई दी। उसकी दो भयानक आंखें बेहद बुरी तरह से उसे घूर रही थीं। डर के मारे नीली माँ अचानक शीशे के सामने से उठी। तभी एक बहुत तेज आवाज के साथ वो शीशा टूटकर जमीन पर बिखर गया और उस शीशे का एक टुकड़ा नीली माँ की कलाई में घुस गया। यह सब देखकर राघव दौड़ता हुआ नीली माँ के पास आया और उसे बिस्तर पर बिठा दिया। अरे बाप रे बाप, यह कांच तो तुम्हारे कलाई में घुस गया। लाओ मैं इसे निकाल देता हूं। राघव ने नीली माँ की कलाई से कांच निकालकर उसके हाथ पर बैंडेज किया और होटल के रूम की कंप्लेंट करके दूसरे रूम में शिफ्ट हो गया। वह दोनों ही एक नए जोड़े की तरह एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लगे। एक बात कहूं तुमसे, तुम सच में बहुत सुंदर हो। अरे आप ऐसा मत कहिए, मुझे शर्म आ रही है। एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हुए वह दोनों कब सो गए कुछ पता ही नहीं चला। अगले दिन जब नीलिमा सोकर उठी तो खुद को उस कमरे में देखकर अचानक से चौंक कर उठ गई। राघव, हम इस रूम में कैसे आ गए? हम तो दूसरी रूम में थे ना। अरे भूल गई क्या? कल रात को उस रूम का शीशा टूट गया था, इसलिए मैंने रूम चेंज कर लिया था क्या? अगर ऐसा हुआ था तो मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है? क्या मतलब तुम्हें कुछ भी याद नहीं? क्या तुम्हें कल रात की कोई भी बात याद नहीं? हाँ, मुझे कुछ भी याद नहीं। बस मुझे सब पता है कि तुम यह सब भूलने का नाटक क्यों कर रही हो। वैसे जो भी हो, कल रात मेरे लिए बहुत खास थी। नीलिमा को राघव की कही हुई कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। वो अपने दिमाग पर जोर डालने के बावजूद भी कुछ भी याद नहीं कर पा रही थी। चलो जल्दी उठो, हमें घर के लिए निकलना है। गांव में माँ हमारा इंतजार कर रही है। राघव काफी लंबी ड्राइव करके नीली माँ के साथ अपने गांव रत्नापुर पहुंचा। वहां दरवाजे पर उसकी माँ आरती की थाली लिए उनके इंतजार में खड़ी थी। उन्होंने उन दोनों की आरती उतारी और अपने बहू के सिर से एक नींबू को वार कर अपनी चौखट के बाहर रख दिया। लेकिन तभी उस नींबू का रंग अचानक से बिल्कुल लाल हो गया
और वह एक भयानक विस्फोट के साथ फूट गया। उस नींबू से निकला लाल रंग नीलिमा के पूरे कपड़ों पर फैल गया। हे भगवान, यह हमारी नई वधू के साथ कैसा? अब शगुन हो गया बेटा। जरूर मेरी बहू पर किसी काले साए की नजर है। मैं अभी के अभी इसे तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाती हूँ। अरे माँ, क्या तुम भी एक वही तो था? इतना क्यों घबरा रही हो? और यह सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता। चलो नीलिमा, तुम मेरे साथ अंदर चलो। उस रात तो राघव अपनी माँ की बात को अन्न सुनाकर नीलिमा को घर के अंदर ले गया। लेकिन उस रात के बाद नीलिमा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उसका पूरा शरीर किसी मुर्दा इंसान की तरह सफेद पड़ने लगा। उसे खून की उल्टियां होने लगी। समझ नहीं आ रहा इसे आखिर हो क्या गया है। इतने डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद भी इसकी सारी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ रही है। लेकिन वही इसकी हालत देखूं तो ये क्या हो रहा है। इसके साथ बेटा, मैं कह रही हूं बहू, पर कोई ऊपरी साया है। इसे मेरे साथ तांत्रिक बाबा के पास लेकर चल। प्लीज अब आप फिर से शुरू मत हो जाओ माँ। मैं पहले ही इन बातों से बहुत पक चुका हूं। आइंदा मेरे सामने किसी तांत्रिक का नाम मत लेना। मुझे 2 दिन के लिए बिजनेस मीटिंग में बेंगलोर जाना है, तो प्लीज तुम लमा का ध्यान रखना। अगर अर्जेंट नहीं होता तो मैं नहीं जाता। और प्लीज मेरे पीछे कोई तांत्रिक वात्र नहीं। राघव की माँ अच्छी तरह जानती थी कि उनकी बहू पर कोई बुरी शक्ति हावी है। इसलिए उन्होंने राघव के घर से जाते ही तांत्रिक बाबा को अपने घर बुलाया। बाबा, अब तो आप ही मेरी बहू को ठीक कर सकते हैं। जब से बेचारी यहाँ पर आई है तब से इसकी हालत एक अधमर इंसान जैसी हो गई है। तू चिंता मत कर बच्चा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मुझे इस बच्ची से एकांत में बात करनी है, इसीलिए जब तक मैं ना कहूं तब तक तुम इस दरवाजे के अंदर मत आना। हाँ ठीक है। बाबा की बात मानकर गंगा कमरे का दरवाजा बंद करके वहां से बाहर चली गई। तभी तांत्रिक बाबा ने अपने झोले से एक छोटी सी काले रंग की पोटली निकाली और उसे नीलिमा के सर पर वारनेस। नीलिमा की आंखें लाल होने लगी। वह बाबा को बेहद गुस्से भरी नजरों से देखने लगी। कौन है तू और क्यों परेशान कर रही है? इस बच्ची को छोड़ दे, इसके शरीर को, और चली जा। यहां से नहीं जाऊंगी। इसके शरीर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी मैं। लेकिन इस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों इसे परेशान कर रही है तू? तू कुछ भी कर ले तांत्रिक, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगी। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी। तांत्रिक बाबा ने कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस काली पोटली को फिर से नीलिमा के सर पर घुमाने लगे। तभी अचानक लीमा का शरीर पूरी तरह अकड़ने लगा और वह तांत्रिक बाबा के पूछे हुए सवालों का बेहद गुस्से में जवाब देने लगी। अपने सभी सवालों का जवाब मिलने के बाद तांत्रिक बाबा ने नीलिमा के शरीर पर गंगा जल का छिड़काव किया, जिससे एक बेहद ही डरावना दिखने वाला काला साया उसके शरीर से बाहर निकलकर बहुत तेजी से उस कमरे से गायब हो गया। थोड़ी ही देर में नीलिमा बिल्कुल शांत हो गई। तभी तांत्रिक बाबा ने नीलिमा को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर नीलिमा के होश उड़ गए। ये कैसे हो सकता है? तांत्रिक बाबा, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? यही सच है बच्चा, अगर तुझे खुद को बचाना है तो वो करना होगा जो मैंने तुझसे कहा है। अपनी हिम्मत को टूटने मत देना। बच्चा, बजरंग बली का नाम लेना। राघव के घर आने तक नीलिमा ने 2 दिन तक पूरे दिन हनुमान चालीसा का जाप किया, जिससे वो बुरी शक्ति उस पर हावी ना हो सके। बुरी शक्ति से नीलिमा की रक्षा करने के लिए तांत्रिक बाबा ने उसके हाथ पर एक सुरक्षा ताबीज भी बांधा हुआ था, लेकिन नीलिमा ने उस ताबीज को अपने कपड़ों से ढक कर रखा था, जिससे राघव की नजर उस पर ना पड़े। वह जानती थी कि अगर राघव की नजर उस पर पड़ी तो वह बहुत गुस्सा होगा। 2 दिन बाद राघव अपने घर आया तो नीलिमा की तबीयत में सुधार देखकर वह बहुत खुश हुआ। तभी नीलिमा ने उससे कहा, राघव, हमारी शादी के बाद मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाई, इसलिए आज मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? नीलिमा, अभी तुम मुझसे कुछ मत पूछो, तुम बस मेरे साथ चलो। नीलिमा ने राघव की आंखों पर पट्टी बांधी और 2 घंटे की ड्राइव करके उसे अपने साथ एक बंद पड़े घर के कमरे में ले गई, जो देखने में किसी खंडहर है। नीलिमा ने उसकी आंखों से पट्टी हटाई तो उस जगह को देखकर राघव के होश हो हैं। ये तुम मुझे कहां ले आई हो? क्या बकवास है? ये सब बकवास नहीं, यही तो हकीकत है। तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? सब जान चुकी हूं। मैं अब खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। मैं तुम्हें नीलिमा की यह बात सुनकर राघव शैतानियां भरी हंसी के साथ जोर जोर से मुस्कुराने लगा। अच्छा, तो मतलब तुम सब कुछ जान ही गई?
लेकिन तुमने यहां आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है, क्योंकि अब मैं तुम्हें यहां से जिंदा लौटकर कभी नहीं मारने वाले। मेरी जिंदगी और मौत का फैसला तो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। तुमने अपनी मरी हुई पत्नी की आत्मा को मेरे शरीर में प्रवेश दिलवाने के लिए मुझसे शादी की, उसकी आत्मा के साथ रहने के लिए तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की। तो क्या करता, मैं बहुत प्यार करता हूं। मैं उससे उस रात उस एक्सीडेंट में मैं तो बच गया, लेकिन मेरी गरिमा नहीं बच पाई। खो दिया मैंने उसे, लेकिन उसके बिना एक पल भी मैं चैन से नहीं जी पाया। यहीं पर आकर उसके मुर्दा शरीर को देखता था। मैं हर रोज यहीं पर संभाल कर रखा है। मैंने मेरी गरिमा को उसके शरीर का अंतिम संस्कार भी नहीं किया। मैंने, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वह मुक्त हो, और ना ही वह ऐसा चाहती थी। वह भी मेरे साथ रहना चाहती थी। तुम जो हर रोज सुबह कहती थी ना कि मुझे रात की कोई बात याद नहीं, वह भी इसीलिए क्योंकि हर रात मेरे साथ तुम नहीं, मेरी गरिमा होती थी। तुम पागल हो चुके हो इतना सब करते हुए। तुमने एक बार भी नहीं सोचा। मैं जानती हूं कि आने वाली पूर्णिमा को मुझे मारकर तुम तांत्रिक क्रिया के जरिए उस आत्मा को हमेशा के लिए मेरे शरीर में प्रवेश करवाने वाले थे, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तभी उस औरत का साया नीलिमा के शरीर के बेहद करीब से बड़ी तेजी से गुजरता हुआ उसके सामने हवा में उड़ने लगा और बहुत ही डरावनी आवाजें निकालकर नीलिमा की रूह को दहलाने लगा। अच्छा, तो अब बताओ कैसे रोकोगी मुझे? मैं रोकूंगा तुम्हें। तांत्रिक बाबा को अपने सामने देखकर राघव की रूह कांप गई। तांत्रिक बाबा ने नीलिमा को अपनी तरफ किया और उस कमरे के अंदर मंत्रों से अभिमंत्रित विभूति को छिड़क दिया। देखते ही देखते वह कमरा अग्नि की लपटों से भर गया, जिससे डरते हुए उस भयानक साए और राघव के जोरों से चीखने की आवाजें आने लगीं, और वह साया काफी तेजी से घर में एक जगह से दूसरी जगह होने लगा। तभी तांत्रिक बाबा नीलिमा को उस घर से बाहर ले आए और कुछ ही देर में वह पूरा घर जलकर धुआं धुआं हो गया। अगर तुमने हिम्मत ना दिखाई होती तो वह शैतान तुम्हारी जान ले लेता। उसकी पत्नी की आत्मा की मुक्ति के साथ उसकी मृत्यु भी जरूरी थी। अगर वो जिंदा बच जाता तो फिर से किसी और की जिंदगी के साथ ऐसा कुछ कर गुजरता। जाओ बेटी, आज से तुम मुक्त हो। इतना कहकर तांत्रिक फिर से शमशान की ओर चल पड़ा। शायद उसे फिर से किसी के बुलावे का इंतजार था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हॉरर वॉल्ट पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना और दिलचस्प लगा है। और हाँ, ऐसे और भी डरावने और रहस्यमय रोमांटिक किस्सों के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस ना कर सकें। अब तक के लिए इतना ही। अगली कहानी में हम जल्द ही फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।